Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation is a form of energy in which both electric and magnetic components are present. मीन्स हम कह सकते हैं ऊर्जा की वो फॉर्म जिसमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और अपना मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो हम इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, इस चीज के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एनी रेडिएशन और एनी एनर्जी फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिजिक्स का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। इफ एनी चार्ज बॉडी when it is at rest, अगर वो स्थिर अवस्था पे है, when it moves with constant velocity, अगर वो बिल्कुल स्थिर अवस्था से चल रही, मतलब एक कांस्टेंट समान अवस्था से अगर गतिमान है, और अगर वो एक्सेलरेशन स्पीड अप और स्पीड डाउन, एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन, तीन कंडीशंस हैं हमारे सामने। कोई भी चार्ज बॉडी हो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई चार्ज बॉडी अगर रेस्ट पर है तो इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज बॉडी अगर वो कांस्टेंट मोशन से चलने लग जाए, लगातार एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो उस वक्त इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। एनी चार्ज बॉडी व्हेन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब वो चलती हुई अवस्था में कोई चार्ज बॉडी कैसे बन जाती है? एक छोटी सी चुंबक और एक छोटी सी विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गई भाई बात? अब अगर अचानक से उस कांस्टेंट वेलोसिटी में स्पीड में चेंज आ जाए, स्पीड अप हो जाए या अचानक से ब्रेक लग जाए, जैसे गाड़ी में कहीं अचानक से खड़ी चढ़ाई आ जाए, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ने लग जाए, तो खूब तेज इंजन से आवाजें निकलने लग जाती हैं, धुआं निकलने लग जाता है, लोड पड़ जाता है इंजन पे, और अचानक से ब्रेक लग जाए चलती हुई गाड़ी में तो टायर के आसपास से चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। ये दो केस हैं। तो एक्सेलरेशन कंडीशन हो या डिक्लेरेशन कंडीशन हो, दोनों अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा, और साथ में रेडिएशन की वो फॉर्म जिसमें हीट साउंड और लाइट हम कहते हैं, यानी कि कुछ साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड एंड हीट, इस फॉर्म में लिबरेट होगी। तो ये तीन कंसेप्ट हमें याद रखने होते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के साथ, कि जब वो मोशन करती है तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसमें परिवर्तन होता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन अ चार्ज बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम सब ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, any black body absorbs or emit energy in the form of quanta. या फोटोन। और फोटोन भी क्या होता है? एक चार्ज बॉडी होता है, और फोटोन या लाइट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी चार्ज बॉडी अगर मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी दुनिया का क्वांटा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है।
और एक वेव की फॉर्म में चलने लग जाता है। तो इस ऊर्जा की फॉर्म को हम क्या कहने लग जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। कि भाई हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो आपके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन ऑफ अ चार्ज बॉडी, हम कह सकते हैं एनी वेव, अ वेव, कोई वेव जो प्रोपेगेट करती है, ठीक है ना, तो वो अपने पास क्या क्या रखती है? एक तो रखती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रखती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। गौर से देखिएगा मेरे हाथों को, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसकी चलने की दिशा। मतलब या तो कोई भी वेव होगी तो उसमें क्या होगा? तीन चीज होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक इसका डायरेक्शन होगी, फोर्स जिसे हम कहते हैं। फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ वेव हैविंग ऑसिलेटिंग electric field and magnetic field, electric and magnetic fields, and are mutually perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation। मतलब किसी भी ऊर्जा की वो फॉर्म जिसमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अपना मैग्नेटिक फील्ड हो, और वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर, और साथ साथ में वो अपने चलने की दिशा के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे ऊर्जा की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसकी हम बात करते हैं टाइप्स। कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने तरीके का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इनका करेक्टराइजेशन, क्योंकि किसी भी वेव का करेक्टराइजेशन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही किया जाता है। वेवलेंथ किसी वेव के दो ट्रफ या दो क्रेस्ट की दूरी कहलाती है। ये दो क्रीस्ट हो गई, ये ट्रफ वेवलेंथ कहलाएगी, और फ्रीक्वेंसी किसी एक पॉइंट के अराउंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड किसी वेव का क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसके आधार पर हम किसी वेव का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, क्या किसकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, हाईएस्ट एनर्जी होती है। इसके बाद गामा रेज, देन एक्सरे, देन यूवी, देन विजिबल, देन आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। ये हमारे टोटल एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो नेचर में हमें मिल रही हैं। आईआर को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, नियर, मेन और फार। अब हमें इनकी रेंज याद करनी होती है कि किस रेंज से किस रेंज तक। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको उसकी ट्रिक सिखाता हूं कैसे लर्न करनी है। वैसे हम वेव को इस तरीके से पढ़ते हैं,
देखिए ये जो क्रम है ये एनर्जी का है, एनर्जी यहां पर डिक्रीज कर रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में E इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा पढ़ा है, या फ्रीक्वेंसी बराबर C अपॉन लेमडा, तो हम इसको E इक्वल्स टू एच न्यू भी कह सकते हैं। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सबसे कम। ये मैंने एक डायग्राम के साथ बनाने की कोशिश करी। देखिए यहां पर दो क्रिस्ट में दूरी ज्यादा है, यानी कि वेवलेंथ इधर ज्यादा है, और इधर की तरफ जब वेव आ रही है तो वेव पास पास आ रही है। इसका मतलब इनकी वेवलेंथ कम हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए इधर वेवलेंथ घटेगी, लेफ्ट में जाने पर, राइट में चलने पर वेवलेंथ बढ़ेगी। अब इनकी वैल्यूज कैसे हम लर्न करें, तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम गामा रेज से शुरू करते हैं। कॉस्मिक तो बड़ी हाईली एनर्जेटिक होती हैं, तो हम अपने एटमॉस्फेयर में जो यूज करते हैं उन वेव्स के लिए गामा से शुरू करेंगे। गामा की जो वेवलेंथ होती है वो 12 पिकोमीटर से कम रहेगी। कितनी? 12 पिकोमीटर। इस चीज को आप गामा से स्टार्ट करनी है कि यहां से 12 पिकोमीटर। अब एक्सरे 1 नैनोमीटर से 12 पिकोमीटर, यानी कि 12 पिकोमीटर टू 1 नैनोमीटर। इस चीज को आप याद कर लीजिए। एक्सरे कहां पे रहेगा? एक्सरे रहेगा 12 पिकोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अब बात करते हैं यूवी। यूवी आएगा 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। हमें केवल स्टार्ट 12 पिकोमीटर से करना है। 12 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में एक्सरे, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में यूवी, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर विजिबल। कुछ रेंज आपको सदैव याद रखनी है जिसमें विजिबल की, ये वेल नोन है, इसको आपको याद रखेंगे तो आपको हमेशा आगे पीछे, मतलब आप इसको लर्न कर लें और विजिबल को लर्न कर लें, बाकी सारी अपने आप बनती चली जाएंगी। नियर के लिए 750 से 2500 नैनोमीटर, ये नियर की आती है। और मेन IR 2500, ये याद करना बहुत आसान हो जाता है। 2500 से 25,000 नैनोमीटर तक, ये आपकी मेन IR। और 25,000 से 10 लाख, 25,000 से 10 लाख, 10 की पावर 6 नैनोमीटर। 10 की पावर 6 नैनोमीटर को बच्चे बोलते हैं 1 mm, 1 मिलीमीटर और 1 mm, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 mm में ये फार IR, ये फार IR की रेंज क्या रहती है? 25,000 से 10 की पावर 6 नैनोमीटर, मीन्स ये हो गए 10 लाख। 10 लाख को हम बोलते हैं 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो ये आपकी आ गई है कहां पर? IR तीनों कंप्लीट होती है। अब 1 mm से 25 मिली माइक्रोन, 1 mm टू 25 म्यू एम, ये हमारी क्या बन जाती है? माइक्रो। अब 25 म्यू एम से ज्यादा सारी किस में आ जाती हैं? रेडियो में। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस एनर्जी के पैटर्न को अगर हमने जो अरेंजमेंट दे दिया है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट होता है किसी डिफरेंट काइंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कैसे भी कह सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
तो इसी के साथ आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एप्लीकेशन क्या क्या है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम डेली इसका यूज करते हैं। इसके बगैर आज की जीवन में जीवन जीना बहुत आसान नहीं है। जैसे हम रोज टीवी चलाते हैं, तो टीवी चलाने के लिए रिमोट को जब यूज करते हैं, रिमोट से IR निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। टीवी ऑन करने के लिए हम रोज इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कभी फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर के पास जाए भागे भागे, डॉक्टर साहब हमारा हाथ टूट गया जरा है, तो डॉक्टर इसका एक्सरे करता है, तो एक्सरे में एक्सरे रेडिएशन यूज किया जाता है। अब घर में बच्चे कहते हैं मम्मा खाना जल्दी दे दो, तो मम्मा कहती है कि भाई बेटा अभी गर्म करना पड़ेगा, तो फटाफट वो क्या करती है, माइक्रोवेव में खाने को रखती है, गर्म करके देती है, तो वहां पर माइक्रोवेव रेडिएशन यूज किया जाता है। तो इस तरह की डेली लाइफ में हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज है, हमारी दखलंदाजी है। अब जो मेन यूज है साइंटिफिकली, इसका यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए किया जाता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। Spectroscopy is the branch of chemistry which is used to elucidate the structure of organic compound by using the interaction of electromagnetic radiation, by using interaction of electromagnetic radiation with matter। मतलब हम किसी सब्सटेंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, उसमें जो उसके ऊर्जा लेवल, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ऑब्जर्व करके उसकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्योंकि एटम, आयन, मॉलिक्यूल ऊर्जा के क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, मतलब वो एक निश्चित ऊर्जा को लेकर एक निश्चित परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। हम उस निश्चित परिवर्तन को स्टडी कर लेते हैं, और वो चेंज नहीं होता है कंडीशन के हिसाब से, कि आज यहां पर अमेरिका में गए तो उन्होंने एब्जॉर्बेंस अपनी एनर्जी चेंज कर दी, और इंडिया में कुछ और है, नहीं, वो कांस्टेंट होता है एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स की तरीके से आज हमें ज्यादा पैसे दिए तो हमने अपनी जॉब तुरंत चेंज कर दी, ज्यादा सैलरी ऑफर हुई, चलो छोड़ो यहां से छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडी हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्री लेवल पर वो एनर्जी, फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स बिहेवियर रिप्रेजेंट, अपना क्या बिहेवियर में चेंज आया उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायज़ापाम टैबलेट का एनालिसिस हम जब करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो 0.5% H2SO4 सॉल्यूशन में मेथनॉल सॉल्वेंट के साथ ये पर्टिकुलर एक फिक्स वेवलेंथ अपना देती है 284 नैनोमीटर पर। अपना एक वेवलेंथ रिप्रेजेंट करती है, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर ये कैरेक्टर इसमें मौजूद है, ये दवाई का इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम मेटल अपने आप का एक 2 येलो लाइट 5800 के आसपास अपना रिप्रेजेंट करती हैं, वो फिक्स अपने ही स्पेसिफिक देती है। सोडियम मेटल को गर्म करके 2 येलो लाइंस हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में हम इनका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं,
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन करने में कि जैसे जैसे कंपाउंड डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट अपीयर होगा, इसके रेट को हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या दूसरी विधाओं से कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। जैसे कार्बोनिल है, सपोज करिए किसी कंपाउंड में अगर कार्बोनिल प्रेजेंट होगा तो 1720 पर अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देगा। इसी तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन किया जा सकता है, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन कर सकते हैं। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और डेली लाइफ में तो मैंने बताया ही है, हम इसकी बहुत विविध यूज लेते हैं। और इसके नोट्स आप लोग मेरी वेबसाइट www.chemistrybyGuptasir.in से ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये नोट्स अपलोडेड मैंने कर दिए हैं।